चलो शुरू करें। कहाँ पे थे? यहीं पे थे क्या अभी? लिखो, टर्निंग ऑफ व्हीकल, हेडिंग डालिए। टर्निंग ऑफ व्हीकल। टर्निंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। टर्निंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। टर्निंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। और ब्रैकेट में लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल रोड। टर्निंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली, और ब्रैकेट में लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल रोड। टर्निंग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली, ब्रैकेट में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रोड। ऐसे रोड कैसी है? हॉरिजॉन्टल। रोड हॉरिजॉन्टली है। ऐसे ही उनको पार्क में घूम रहे हैं, मान लो अपन। गोल पार्क है, सर्कल, और ऐसे घूम रहे हैं। और यहाँ पे मान लो एक कार है, और वो ऐसे चल रही है गोल गोल। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल मान, और रोड का फ्रिक्शन कितना है? म्यू। तो हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि इस कार के लिए सेफ वेलोसिटी क्या है। मतलब जिससे, जैसे आप सोचो, अगर बहुत तेज चलाने लगी तो क्या होगा? ऐसे सोचो कि जब कोई कार बहुत तेज आ रही है, जब आप बाइक चला के ला रहे हो, साइकिल चला के ला रहे हो, एकदम से टर्न मार दिया आपने, थोड़ा स्पीड स्लो नहीं की, फुल स्पीड में ला रहे हो और घुमा दी, तो क्या होगा? आप ऐसे रोड के साइड में, है ना, मतलब ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते, कुछ लिमिट होती है हर रोड पे टर्न लेने की स्पीड की। वो किन बातों पे डिपेंड करती है और वो कैसे आती है? तो हमने एफबीडी बनाया, तो एमजी किधर लगेगा? अरे यार, ये क्या हो रहा है? एमजी किधर लगेगा? नीचे एक्सेल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड है। नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन इधर और एसी इधर। 20 स्पीड से घूम रहा है ये, बहुत अच्छी बात है। एक्सेल डायरेक्शन में हमने लिखा एन बराबर क्या हो गया? एम जी। और रेडियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। हम बोल रहे हैं कि ये गिरना नहीं चाहिए, मतलब फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्स। फ्रिक्शन कितना है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रिक्शन मैक्स हो गया म्यू एम जी। तो यहाँ से बी की एक रेंज आ गई कि बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। मतलब जो भी रोड है उसका म्यू, रेडियस एंड जी का अंडर रूट। इस वेलोसिटी ऐसे कम से चलाओगे तो उस रोड पे आप सेफली टर्न कर लोगे, उस रोड पर सेफली टर्न कर लोगे। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो रोड के साइड में, बाहर की तरफ ऐसे पड़े हुए मिलोगे। ठीक है, पर ये जो स्पीड है, आप इसमें वैल्यू डालोगे, म्यू 0.2 0.3 डाल लोगे। रेडियस पार के 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर बहुत बड़ा हो गया, 50 मीटर तो जी 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है? जब हाईवेज पे चलते हैं 120 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे उसके कंपैरिजन में ये भी कम आता है, बहुत कम आता है। मतलब अगर, अब जब हाईवेज पे भी टर्न आते हैं ना, रोड सीधी होती है क्या, टर्न आते हैं। तो मान लो आप 100 120 पे जा रहे हो, टर्न आया, आपने ब्रेक मारे पहले, और फिर 20 की स्पीड से पार किया और फिर वापस स्पीड बढ़ाई। ऐसा तो नहीं करते ना? ये करते हो? तो कर दिया तो पीछे लाइन लग जाएगी, है ना? तो वहां पे हाईवेज पे ना कुछ और अरेंजमेंट भी होना चाहिए, केवल फ्रिक्शन से काम नहीं चलेगा। ये तो कॉलोनी की सड़क के लिए ठीक है कि हाँ, मुड़ गए कम स्पीड में, 20 में तो पहले ही चल रहे थे, 10 में चला के मोड़ के ले गए, हो गया काम, ठीक है। पर
हाईवेज पे ऐसा नहीं होता है, कुछ और अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं ताकि आप बढ़िया स्पीड में, जैसे 130 पे चला रहे हो मान लो, हल्का सा कम 100 पे आप टर्न किए और वापस ले गए, मतलब 100 पे 70 पे 80 पे टर्न करके आप अपना टर्न, मतलब यू टर्न नहीं, टर्न मतलब नॉर्मल टर्न ऐसे आए और यू ले गए। अरे समझ गए क्या? तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट रहते हैं? तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट रहते हैं, तो पहले लिख लो। और आपको कुछ फोटोज भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनको देखो। आप एक फोटो देख रहे होंगे, पहले बीट पहले फोटो देख, तो एक फोटो देख रहे होंगे, उसमें आपको क्या अलग दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको इस फोटो में अलग, सामान्य सड़कों से क्या अलग दिख रहा है? जो रोड है वो टेढ़ी है, स्लोप्ड है, उसमें उसको बैंक बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। जब रोड को ऐसे टेढ़ा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है रोड को ऐसा टेढ़ा कर दिया गया। इसका क्या फायदा है वो अभी बताएंगे, वही करना है। बाकी इसकी और थोड़ी सी समझ के लिए जो वीडियो भेजा है वो देखो, कि इस पर गाड़ी कैसे घूम रही है या इस पर फोर्सेस कैसे लगेंगे। तो देख रहे हो आप, एक स्लोप पर गाड़ी चल रही है, नॉर्मल स्लोप के परपेंडिकुलर लग रहा है, एमजी यानी कि वेट नीचे लग रहा है, लेकिन गाड़ी का सेंटर किधर दिखाई दे रहा है आपको बताओ? सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ गाड़ी किधर दिख रहा है आपको बताओ? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ध्यान से देखो। और उसी डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, ऐसा दिखाया उन्होंने कि जो भी वहां पे सेंट्रीपिटल का काम करेगा वो सेंट्रीपिटल उधर लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, क्योंकि उसका सर्कल भी हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इसलिए। तो ये समझना यहाँ जरूरी है कि सर्कल कैसा बन रहा है। तो ये आपको कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन की याद दिलाएगा जिसपे थोड़ा सा स्टार लगवाया था अपन ने। इंक्लाइन प्लेन वाले पे कि एच हाइट पे वो स्टेबल है, तो वैसा कुछ है, वैसा कुछ क्या वही है। बस वहां पे इंक्लाइन प्लेन को भी गोल घुमा रहे थे और उसके ऊपर ब्लॉक घूम रहा था, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पर गाड़ी घूम रही है। अब कैसे करेंगे इसको, तो इधर देखिए, मान लीजिए ये बैंक्ड रोड है, तो पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। टर्निंग विद द हेल्प ऑफ, सेकंड नंबर डालो, सेकंड केस, टर्निंग ऑफ व्हीकल का सेकंड केस, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, यानी कि ब्रैकेट में लिखो म्यू बराबर 0। हम इसमें भी क्या लेके चल रहे हैं कि सड़क पे कोई फ्रिक्शन नहीं, जो कि हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा हो नहीं सकता है, फ्रिक्शन तो होगा ही। पर हम पहले इसको समझ रहे हैं ताकि इसकी बातें सीख जाए और फिर फ्रिक्शन और दोनों तीसरे केस में साथ कर लेंगे, तो फ्रिक्शन भी होगा और बैंकिंग भी होगी। अब इधर देखो क्या हो रहा है, तो ये सड़क को टेढ़ा कर दिया है और यहाँ पे
एक गाड़ी है, गाड़ी नीचे नहीं आ रही, नीचे नहीं जा रही, गाड़ी का घूमने का सर्कल ऐसा है, गाड़ी ऐसे घूम रही है, मान लीजिए यूं ऐसे बी वेलोसिटी से ऐसे ऐसे घूम रही है गाड़ी, ऐसे घूम रही है, मतलब अभी हम गाड़ी का क्या दिख रहा है, ये नंबर प्लेट दिख रही है गाड़ी की, ऐसा यूं जा रही है गाड़ी। ठीक है क्या? अब हम इस पे बनाना चाहते हैं कि भाई वी कितना हो। अच्छा इनको तो गाड़ी को बहुत जोर से चलने लगा, भयंकर जोश आ रहा है गाड़ी को, और वो भयंकर चल रही है बहुत तेज, तो क्या होगा, ऊपर बाहर। और चूंकि लेकिन हमने एक बात बता रखी कि म्यू तो है ही नहीं इसका, तो मान लो अगर इसका इसको मैसेज आ गया और इसने ब्रेक लगा दिए मैसेज देखने के लिए, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, तो फिसल के नीचे। मतलब बहुत विकट प्रॉब्लम है यहाँ पे, विकट परिस्थिति यहाँ पे कि उसको गाड़ी चलानी है, ना ऊपर जाना है ना नीचे फिसलना है, फ्रिक्शन नहीं है उसकी मदद करने के लिए इस केस में। तो देखते क्या होता है। और वेलोसिटी, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, वेलोसिटी एक वेलोसिटी नहीं निकली पिछले क्वेश्चन में, पिछले केस में देखा, एक वेलोसिटी नहीं निकली, वेलोसिटी की रेंज आई, वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू। फ्रिक्शन का ये बड़ा फायदा है, वो रेंज देता है। यहाँ देखते फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता है, ओ, तो हम जानते हैं हमें क्या करना है, नीचे एम जी लगाना है, ऐसे फ्रिक्शन लगाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट करने हैं, इसको थीटा बोलना है, ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा होगा। एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे, एन कॉस थीटा बराबर एम जी आएगा, रेडियल डायरेक्शन में लिखेंगे एन साइन थीटा बराबर एम ए सी आएगा। एन यहां से निकाल के यहाँ रखेंगे, एन बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एम। अरे देख रहे हो कहीं पे भी इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा। और आंसर आएगा वी बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बोले वी आ गया बहुत बड़ी बात है, लेकिन ड्राइवर चलाएगा कैसे? जैसे मान लो सपोज कि ये वी बराबर आया 30 किलोमीटर पर आवर मान लिया, मतलब उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उसने 31 से 30 किलोमीटर पर आवर 31 भी कर दी ना, 31 किलोमीटर भी हो गई ना अगर पर आवर, तो ये ऊपर, और अगर 29 भी हो गई तो नीचे, तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ खैर वो तो हो भी नहीं सकता, फ्रिक्शन नहीं, वो तो समझाने के लिए कि केवल बैंकिंग ऑफ रोड से कैसे आप सॉल्व, मतलब कैसे एफबीडी बनेगा थोड़ा, क्योंकि अगले में फ्रिक्शन भी आएगा, तो फिर चीजें थोड़ी अजीब सी लगेगी। तो अकेला एक केस सॉल्व किया, इसका कोई मतलब नहीं था वैसे, लेकिन हमको कुछ बातें मिल गई इसमें कि अगर बी बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा लग रहा है, अगर एग्जैक्ट इसी वेलोसिटी से ट्रक ड्राइवर मान लो, हैवी ड्राइवर, तो वो बोल रहा है एग्जैक्ट 30 इस पे ही चलाऊंगा, और चला रहा है, तो वो ना ऊपर फिसल रहा है ना नीचे फिसल रहा है, और मस्त चल रहा है इतना। अरे ठीक है ना, उसका क्या फायदा होगा वो बताएंगे आपको फ्रिक्शन के साथ, कि अगर एग्जैक्ट इस वेलोसिटी पे चलोगे तो क्या फायदा, बताएंगे आपको। पर अभी तो आप ये लिख लो कि अगर वेलोसिटी अंडर रूट आर टी टेन थीटा से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, विल स्किड या विल स्लिप अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। और अगर वेलोसिटी छोटी हो गई तो क्या होगा, विल स्लिप डाउन द इंक्लाइन। अरे ठीक है क्या, ये लिख लो। और फिर करते हैं हम अगला केस, फाइनल, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन। बस फ्रिक्शन लगाएंगे, इसमें कोई चीज नहीं, बस म्यू बराबर जीरो की जगह म्यू बराबर म्यू कर देंगे। लिखो टर्निंग विद द हेल्प ऑफ टर्निंग विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन। और
ऐसा लिखने के बाद पेन रख दो और सिर्फ इधर देखो। MP 0। चलिए, तो यहाँ पे आपकी पास ट्रक के पास तीन तरह की वेलोसिटीज हो सकती है। पहली वेलोसिटी, अगर v बराबर है अंडर रूट RG tan थीटा, अगर बहुत बड़ा ड्राइवर है और बोल रहे एग्जैक्ट मैं इसी वेलोसिटी से चला लूंगा, अगर वो एग्जैक्ट इसी वेलोसिटी से चला रहा है तो बताइए उसके स्किड या स्लिप करने की टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? होगी ही नहीं। तो बताइए इस केस में सर फ्रिक्शन कितना लगेगा? नो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तभी आता है जब फिसलने की टेंडेंसी आती है। तो इस केस में इसके पास फ्रिक्शन, टायरों में फ्रिक्शन ही नहीं लगेंगे अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं अपन बेस्ट स्पीड टू नेगोशिएट द कर्व। ऐसा आपके क्वेश्चनों में लिखा रहता है कि इस कर्व के लिए बेस्ट स्पीड ये है, तो आपको बेसिकली फॉर्मूला लगाना होता है। वो v दे देता है, ये दे देता है, ये दे देता है, बेसिकली थीटा निकालना होता है, वो थीटा का आगे यूज करना होता है। ये काम आती है वेलोसिटी और कुछ काम है, ठीक है। तो ये तो गई पहला। फिर क्या हो सकता है? इफ इफ दो केस हो सकते हैं। v इज ग्रेटर देन, इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट RG tan थीटा, तो बताओ क्या होगा? ऊपर की डायरेक्शन में फिसल जाएगी? नहीं, फिसलेगी नहीं, फिसलने की कोशिश होगी और फ्रिक्शन इस पर बचाएगा, फ्रिक्शन इस बार बचाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि मान लो हम अज्यूम करते हैं कि अंडर रूट RG टेंटा की वैल्यू आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर, मान लो। पर बोले यार आपको मजा नहीं आ रहा गाड़ी चलाना, 30 किलोमीटर मजा नहीं आ रहा, मैं तो और तेज चलाऊंगा, तो चला लो फ्रिक्शन, ठीक है मैं हूं संभाल लूंगा, चला लो। तुमने वेलोसिटी 50 कर दी, मस्त इधर की साइड एक, उधर की साइड एक, जाने लगा वो गाड़ी, पर फिसल, स्लिप होने से बचा रहा है फ्रिक्शन। बोला कोई दिक्कत नहीं मैं संभाल रहा हूँ, तो और बढ़ा ली 70 किलोमीटर पर आवर। फ्रिक्शन बोल रहा कोई नहीं, क्योंकि उसके पास है भी इसको बढ़ने का फ्रिक्शन है, और वो बढ़ गया, ठीक है। 80 कर लिया, फ्रिक्शन को डर लगने लगा, फ्रिक्शन बोल रहा रुक जा भाई थोड़ा धीरे कर ले, मेरी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। उसने 90 कर ली, 100 कर ली, 110 कर ली, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, 110 तक आ गई, 110 पे आ गई, है ना, समझ लो आप। 110 किलोमीटर पर आवर पे वो चल रहा है, तो इतना सफिशियंट उसने उधर वो हासिल कर लिया, उधर मतलब उस पे फोर्स लग रहा है, जो भी लग रहा है, कि अब फ्रिक्शन जो लग रहा है इधर की साइड डाउन द इंक्लाइन, वो कितना लगने लगा? मैक्सिमम। अब इसके बाद अगर उसने और वेलोसिटी बढ़ाई तो गया, सही बात है क्या? तो वही निकालना है कि वो वी मैक्स क्या होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट चार्ज टेन थीटा, ये बात तो, वेलोसिटी 30 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो हमें निकालनी है। हमें बेसिकली रेंज निकालनी है एक बार ज्यादा करके, कि मैक्सिमम तक कितना जा सकते हैं और मिनिमम तक कितना जा सकते हैं, वो रेंज आएगी पूरी इधर से इधर तक, 30 से कम से लेके 30 से ज्यादा तक। और उस रेंज में आप अगर उस रेंज में अगर आप इस रोड पर गाड़ी को चलाओगे तो आप सेफली इसको पार कर लोगे। और असली में यही भी होता है ना। तो वी मैक्स निकालना है, तो आओ निकालते हैं। कैसे देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड अंडर रूट RG tan थीटा से तो ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो। तो फ्रिक्शन लगेगा डाउन द इंक्लाइन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउन द इंक्लाइन। नॉर्मल इधर, mg इधर, अरे ठीक है क्या?
हम ये बोल रहे हैं कि गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड में चल रही है, गाड़ी ने अपनी कितनी स्पीड में चल रही है, मैक्सिमम स्पीड में चल रही है गाड़ी वी मैक्स से। इसका मतलब फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा, मैक्स, फ्रिक्शन भी मैक्स लग रहा होगा, यही वी मैक्स हमको निकालना है। तो इक्वेशन बनाएंगे, एफबीडी करेंगे, करो नॉर्मल के कंपोनेंट्स, इधर इधर, फ्रिक्शन का कंपोनेंट एक इधर और एक नीचे, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा है, वो देख लो आप अल्टरनेट एंगल वगैरह से उससे हो जाए, ठीक है क्या। तो एक्सियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, ऊपर एन कॉस थीटा बराबर नीचे फ्रिक्शन मैक्स साइन थीटा प्लस एम जी, सही है क्या, सही है सही है। क्या लिखा था, फ्रिक्शन मैक्स साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है क्या। फ्रिक्शन मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन नॉर्मल, एन एम जी, तो म्यू इंटू एम जी नहीं होता यार, कौन बोला इधर से म्यू, कोई नहीं बोला, अच्छा, बुढ़ापे में कान बजने लगते हैं, ठीक है कान बज रहे होंगे मेरे। फ्रिक्शन मैक्स होता है म्यू इंटू एन, वो इधर आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एन कॉमन निकाल दिया, म्यू साइन थीटा बराबर एम जी, ठीक है क्या। कैसे हुआ ये, कुछ समझ में आया कैसे हुआ, ये एक स्टेप और बढ़ा दूं, फ्रिक्शन मैक्स को लिखा म्यू इंटू एन, इधर आया एन कॉमन लिया, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई एक्सियल डायरेक्शन में। एक रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन, रेडियल में इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा, फ्रिक्शन मैक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए सी, और कॉमन एफ, समझ गए ना, फ्रिक्शन मैक्स को म्यू इंटू एन लिख के कॉमन निकालूंगा, एन तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर, सही है क्या। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन में देखो कितने अननोन है, कौन कौन, थीटा तो गिवन है नहीं है, एन और कौन कौन अननोन है बताओ ना, एन और एम तो गिवन है ना मास यार, बस एन ही अननोन है यार, बस एन ही अननोन है और कोई अननोन नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ एन ही अननोन है, और सेकंड में एन और आर भी गिवन है, रेडियस गिवन है, वी मैक्स गिवन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन, कोई दिक्कत। एन का थोड़ी निकालना है, एन तो निकालने बोला ही नहीं हमको, तो क्या निकालने बोला, हाँ तो बस वी मैक्स निकाल देंगे, कैसे, यहां से एन निकाल के यहां रखते हैं क्या, अरे बोलो, तो यहां से एन निकालना कितना आएगा, एम जी अपॉन, और सूखा रख दे, रख दू एक लाइन में, एक बार में रख दू कि लिखू, तो मैंने एन की वैल्यू को रख दिया, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और फिर उसका दिए साइन थीटा प्लस म्यू बराबर एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर, क्या गया एम से एम गया, आर उधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वी मैक्स बराबर बड़ा सा अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ये, बस। और यही मैं कह रहा था, जो मैं कह रहा था ना 110 110 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मानने के लिए, वो यही है, वो यही है, वो जो मानने के लिए कह रहा था, इसमें आप सबकी वैल्यू डालोगे, म्यू की, आर की, जी की, इसकी उसकी, तो आपको ये वी मैक्स दे देगा कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है,
वो मैक्स क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन मैक्स लग रहा है, इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो फिर ठीक है, फिर फ्रिक्शन नहीं संभालेगा, फिर भगवान संभालेगा। ठीक है क्या? तो ये है वी मैक्स। अब आपको ये लिखना है पहले तो पूरा, और फिर यहाँ पे तीसरा नंबर डाल के लिखना है इफ वी लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो फिसलने की टेंडेंसी नीचे आएगी, फ्रिक्शन मैक्स ऊपर लगेगा, वी मिनिमम हो जाएगा कंडीशन, और वी मिनिमम आ जाएगा। करो जल्दी से, इसको लिखो और उसको करो। यस, क्या सभी ने लिख लिया क्या? तो अब देख लो चेंजेस क्या होने वाले हैं, फिर लिखना। ठीक है, इधर देखो, लिख लिया क्या? तो अब इधर देखो, इफ v इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये ट्रक है, ये ट्रक का सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है। इस बार ट्रक के फिसलने की टेंडेंसी नीचे होगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ऊपर मतलब अप द इंक्लाइन, और एम जी ऐसे। अब आपके नॉर्मल के कंपोनेंट तो वैसे हो जाएंगे, एक ऐसे जैसे, और फ्रिक्शन किस बार ऐसे और ऊपर हो जाएंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या? आप मेरे को बताओ, वर्ट एक्सियल डायरेक्शन में नॉर्मल का भी कंपोनेंट ऊपर आएगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी ऊपर आएगा। नॉर्मल का कंपोनेंट तो आएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ आर मैक्स बराबर एम जी। अच्छा, इस बार जो वेलोसिटी होगी मैं ले रहा हूँ कि वी मिनिमम, देखो ऐसे वही सेम देखना, समझना। 30 से चल रहा था, पर ड्राइवर को जाने क्या मन किया, बोले मैं तो और धीरे चलाऊंगा, और धीरे गाड़ी चलाऊंगा, 20 से चलाऊंगा, फ्रिक्शन संभाल लो कोई दिक्कत नहीं, नीचे मैं नहीं फिसलने दूंगा तुमको। उसने और कम कर दी, 15 किलोमीटर पर आवर। फ्रिक्शन बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं अपनी वैल्यू और बढ़ा लेता हूँ, तुमको नीचे मैं नहीं फिसलने दूंगा। उसने और कम कर ली, 10 किलोमीटर पर। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने लगा कि भाई अब और वेलोसिटी कम मत करना, वरना तुम नीचे पहुंच जाओगे, मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो वी मिनिमम आ गया और फ्रिक्शन कैसा लग गया? मैक्स। तो बताओ, यहां से एन कॉमन आ गया, कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। उसके अलावा इधर वाले में बताओ, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एन साइन थीटा, और ये अपोजिट में है, तो ये जाएगा एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन मैक्स कॉस थीटा इक्वल टू एम ए सी। एन कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू इनटू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मिनिमम। वी स्क्वायर अपॉन आर। अरे ठीक है क्या? अब यहां से हम नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, जो को यहां रख देंगे, फिर आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एम वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर, और यहां आ जाएगा मिनिमम, यहां आ जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा, और ये आप सॉल्व करोगे तो मतलब ये केवल, हाँ, मिनिमम वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी हो सकती है ट्रक की, वो कहां से कहां तक हो सकती है? वी मैक्स से वी मिनिमम, जिसके की फॉर्मूले आपके सामने है। फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं, प्लस माइनस का अंतर है। और प्लस माइनस कैसे याद रख सकते हैं, इधर देखो, ये है मिनिमम। कोई चीज मिनिमम कब होती है? डिनोमीटर डिनोमीटर बड़ा होता है, तो देखो डिनोमीटर प्लस आया। आप पुराने वाले फॉर्म देखना, मैक्सिमम वी मैक्स, मैक्सिमम कब होगी? जो डिनोमीटर छोटा होगा, तो यहाँ देखना माइनस है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया माइनस, बाकी आप देख लो और इसको याद रखना है। तो फटाफट से लिख लो, अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे ये मत लिख लेना फिर से, ये लिखना है। A car of mass m is moving. A car of mass m is moving on a banked road. A car of mass m is moving on a banked road with speed with speed
v बराबर विद स्पीड v बराबर अंडर रूट आर जी बाई 3 if banking angle is 30 degree, if banking angle is 30 degree, if banking angle is 30 degree, then find friction force and normal force acting on the car, assuming it is not slipping. It is not slipping. तो जो है कि इसको करने के लिए आप आधा पेज जगह छोड़ दो, घर से दिमाग लगा के करके आना। अभी मैं कर दूंगा फिर सवाल खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क के साथ है आपका। तो अगली क्लास का होमवर्क क्या हो गया आपका? बिगनर बॉक्स नंबर 4 4 पूरा BB4 पूरा और ये वाला क्वेश्चन। समझ गए क्या? और इस तरीके से आपके सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स समाप्त। अब आपकी बची BB2। उस टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो मिसलेनियस टॉपिक है। उनमें ना काइनेमेटिक्स है ना डायनेमिक्स है, वो अलग तरह के टॉपिक्स है जिसमें सर्कुलर मोशन का यूज हो रहा है, जिनमें सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है। समझ में आ रही बात? उनमें सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, पर उनमें सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। उनमें क्या नहीं हो रहा है, पर क्या यूज हो रहा है? हाँ, ये तो इस तरीके का टॉपिक है, इसलिए इसको हमने अलग भी रखा। ये BB2 है, ठीक है। हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। है जी? नहीं कर सकते ना, अभी कहाँ से करेंगे? पहले पढ़ाएंगे फिर देंगे होमवर्क। अभी क्या दिया होमवर्क? बस। और उसके अलावा पूरी HCV सर्कुलर मोशन की वो कर सकते, एक्सरसाइज O1 O2 जो करना चाहिए। ठीक है क्या? करो। लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में लिखो ROC। ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या समझेंगे इसमें, देखना। रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सर्कल भी कर्व होता है, पर सारे कर्व सर्कल होते हैं क्या? नहीं। तो हम कर्व की रेडियस निकालना सीख रहे हैं, मतलब पैराबोला की रेडियस, या कोई भी कर्व आपने खींच दिया उसकी रेडियस। समझ रहे हो क्या? नहीं? तो बोले रेडियस का कॉन्सेप्ट ही होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिसे सेंटर कहते हैं, वहां से डिस्टेंस बराबर बराबर होती है पूरे कर्व की, तो उस पॉइंट को सेंटर और उस लेंथ को रेडियस कह देते हैं। ऐसा ही है क्या? पर जैसे मैंने ये कर्व बना दिया मान लो, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ से हर पॉइंट की डिस्टेंस बराबर आ जाए? नहीं। तो रेडियस कैसे बताओगे? सुनना, बोले रेडियस बताने में डेफिनेशन ही गलत। सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसकी हर पॉइंट की रेडियस बराबर होती है, सेम होती है। बाकी के और जितने भी कर्व है उनकी हर पॉइंट की रेडियस अलग अलग होगी। मतलब एक ही सेंटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर पॉइंट का अपना एक अलग सेंटर है, उसका अलग अपना सर्कल है और उसकी अपनी अलग रेडियस है। हर पॉइंट की अपनी रेडियस है। जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूँ, सारे पॉइंट्स ले लूँ, ये ए ले लिया, यहाँ कहीं बी ले लो, यहाँ जहां मन करे सी ले लो, यहाँ ले लो, और भी अनंत पॉइंट ले सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस कर्व में, और इनफाइनाइट रेडियस है इस कर्व की। हर पॉइंट की अपनी एक अलग रेडियस। समझ में आ रही है बात? तो ले रेडियस है, ठीक है, पर कैसे? तो बात क्या है कि हर पॉइंट, ये हल्का सा सेगमेंट जो दिख रहा है, ये कर्व जो दिख रहा है, ये कर्व, ये नहीं,
ये कर्व किसी न किसी सर्कल में फिट हो सकता है। हर टुकड़ा, बहुत सारे सर्कल है आपके पास, सैंपल के लिए आप फिट कर करके देख रहे हो किस में फिट हो रहा है। जिसमें फिट हो गया मतलब इस कर्व को कंप्लीट करते हुए आपने एक सर्कल बना दिया। उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो इस पॉइंट की रेडियस हो जाएगी, वो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मतलब आपने इस टुकड़े को कंप्लीट करते हुए एक सर्कल बनाया, जैसे यूं है ना ये ऐसे टुकड़ा, ऐसे करके आपने पेन आगे चलाया तो अपने आप एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ऐसा आपने यहां बनाया। अभी तो मैं रैंडम रैंडम से बना रहा हूँ, ज्यादा छोटे बड़े ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, आर बी। जैसे ये पॉइंट है, इसको बनाया, ये क्या हो जाएगा, आर। ऐसा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर पॉइंट का अपना एक अलग रेडियस होगा, वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसा होगा। तो रेडियस कर्वेचर में लिखो, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच, it is the radius of the circle which will fit at that point. It is the radius of circle which will fit at that point. ठीक है। उस पॉइंट पे जो सर्कल फिट हो जाएगा उसकी रेडियस, उस पॉइंट की रेडियस कर्वेचर कहलाती है। जैसे अगर मैं, ये डायग्राम तो बनाना उससे पहले ये और देख लो कि मान लो मैं कुछ कर्व बना रहा हूं। ये कुछ कर्व बनाए हैं ऐसे, और इधर पीछे आ जाओ, ये ऐसा शार्प कॉर्नर। तो यहां से यहां तक आप जा रहे हो ऐसे, क्या दिख रहा है आपको, देखो इस पॉइंट की रेडियस जीरो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता, रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट का, यहाँ पे इस पॉइंट का देखो, यहाँ इस पॉइंट का देखो, यहाँ इस पॉइंट का देखो, और यहाँ इस पॉइंट का देखो। यहाँ एकदम वी शेप बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे आर ओ सी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर धीरे धीरे रेडियस कर्वेचर बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पर रेडियस कर्वेचर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। फ्लैट सरफेस का रेडियस कर्वेचर क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे आप सर्कल बनाओगे तो जीरो रेडियस का सर्कल बनेगा, कॉर्नर किसी सर्किट में फिट ही नहीं हो सकता, ऐसा। और यहाँ पे फ्लैट है तो इतना बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका एक पॉइंट सीधा हो जाए। कितनी बड़ी रेडियस का सर्कल बनाना पड़ेगा, इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनाना पड़ेगा, ताकि ये फ्लैट सरफेस उसमें जाके फिट हो जाए। समझ में आ रही है क्या बात। ऐसे धीरे धीरे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा है। बना लो ये दोनों डायग्राम। अब बात आती है कि इनको फाइंड कैसे करना है रेडियस को। ये तो समझ में आ गया कि रेडियस कर्वेचर क्या है, ऐसा होता है कुछ, पर अब इन्हें फाइंड भी करना सीखना है। तो सीखते जल्दी से लिखो। लिख लिया, जल्दी बनाओ, ज्यादा ज्यादा कलाकारी नहीं दिखानी है, बस लिख लेना है कि हाँ भाई ठीक है लिख लिया ऐसा। अबे वो देख तो लेता, सर्कल इसके ऊपर बनेगा, नीचे कैसे बन सकता है सर्कल यार, जरा सोच तो सही। कर्व अगर ऐसा है तो इसको किसी सर्कल में फिट करेगा तो सर्कल नीचे कैसे बनेगा, सर्कल ऊपर बनेगा ना यार। कुछ भी बनाना है का मतलब कुछ भी थोड़ी बना लेना है यार, थोड़ा तो सोच के बना। अब देखो, तो पहले
टाइप 1 टाइप में सवाल देखो, इधर आओ देखो। तो रेडियस निकालना सीख रहे हैं अपन। तो रेडियस निकालना पहले एक सर्कुलर पाथ में सीखते, और फिर उसको किसी पैराबोला में निकालना सीखेंगे। टाइप 1 है ना, देखना ध्यान। सर्कल, मान लीजिए सर्कल है, और एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, मतलब इस बार टाइप 1 में ऐसे सवाल आएंगे जिनकी वेलोसिटी आपको गिवन होगी और एक्सेलरेशन गिवन होगा, टाइप, है ना। कराएंगे भी सवाल, पहले देख लो। मान लो एक पांच पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसकी स्पीड गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। आपको पूछा इसकी रेडियस क्या होगी, बताओ। एंगल भी गिवन है, बताओ कैसे बताओगे। v गिवन है, a गिवन है, पूछा है रेडियस क्या होगी सर्कल की, बताइए। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें v आता है, r आता है, a आता है, ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम a का ये वाला कंपोनेंट देखेंगे। ये वाला कंपोनेंट तो टेंजेंशियल हो जाएगा और कोई काम का नहीं है। ये वाला क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर, जो ए सी है बेसिकली। ए परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन। तो आप लिखोगे ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू डालेंगे। तो ए सी तो क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर, वी स्क्वायर अपॉन आर ओ सी। तो आर ओ सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ये आपका आर ओ सी निकालने का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे ए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट मत कर देना जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। नहीं, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो एसी होता है, और एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन। तो ए परपेंडिकुलर का मतलब है एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये लिख लो, ये है बस। और क्वेश्चन लिखो। लिखिए। जब BB4 करोगे होमवर्क में, तो पहले टर्निंग ऑफ व्हीकल वाला पूरा थ्योरी पढ़ लेना। BB2 में भी क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तो कर ही लेना। अब आपका एक क्वेश्चन जितना सर्कुलर मोशन बचा है बस। BB2 में भी 2 से 5 तो है ही होमवर्क, है ना, वो तो करना ही है, पर वो बाद में करना है, पहले BB4 कंप्लीट करना। HC में बस ये 14 से वो जो सेक्शन है वो वाला छोड़ के, बाकी इतना पार्ट छोड़ के बाकी पूरी HC वर्मा आप कर सकते हो। यही है शायद, कौन सा पार्ट है वो, उसमें क्या वर्टिकल के कुछ क्वेश्चन है, पर दिमाग लगाओगे तो वो भी कर सकते हो, सिखा तो आपको सब दिया। क्वेश्चन लिखिए। 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 19 है जो नहीं करने, पहले इसके इधर उधर के कर दें, बाद में फिर ये। चलिए क्वेश्चन लिखिए कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, ये समझ में आ गया। ये ये अच्छे से दिमाग में सेट हो गया। तो मैंने बोला ना कि अब जो पढ़ रहे हैं हम, वो सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे हैं अपन, पर उसमें सर्कुलर मोशन का यूज हो रहा है, इसलिए हम उसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अरे कर्व है, कर्व में सर्कल कहाँ है, हाँ सर्कल भी एक कर्व है, इसलिए सर्कुलर मोशन का कुछ यूज करके आरओसी निकाल रहे हैं, पर सर्कुलर मोशन थोड़ी, सर्कुलर मोशन तो बस वहीं तक था। A particle is projected from ground with speed u and angle theta.
ground with speed u at an angle theta. Find ROC. मतलब एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिया है u वेलोसिटी स्पीड से और थीटा एंगल से. फाइंड ROC. फर्स्ट क्वेश्चन. एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. फाइंड ROC. फर्स्ट क्वेश्चन. एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. दूसरा क्वेश्चन. एट टॉप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. एट टॉप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. और तीसरा भी लिख सकते हैं एट एनी टाइम टी. किसी टाइम टी पर. मतलब एक आरओसी का प्रोजेक्टाइल मोशन में आरओसी का एक फंक्शन बन जाएगा टाइम के साथ. एट एनी टाइम टी. ठीक. समझ में आई बात. करो देखो. तो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्मरण करो और करो सवाल. ये है भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन. एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इस पॉइंट पे बता दो. दूसरे सवाल में हाईएस्ट पॉइंट पे बता दो. हाईएस्ट पॉइंट पे. और तीसरे सवाल में किसी टाइम टी पर बता दो. हम्म. चलिए एक मैं करके दिखाता हूं आपको. पहला सवाल सब लोग इधर देखेंगे. तो हमसे बोला गया कि यहाँ पे इस पॉइंट पर वो बताइए क्या बोलते हैं उसको आरओसी बताइए. तो कुल मिला के मतलब यहाँ पे एक सर्कल बन रहा होगा और उस सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है. तो यू स्पीड तो पता है. एक्सेलेरेशन भी तो पता है नीचे. जी. अरे हाँ की ना. हाँ की ना. और इस ए के दो कंपोनेंट. एक तो सेंटर की तरफ और एक ऐसा टेंजेंशियल. अरे दिख रहे हैं क्या. आपने कभी सोचा कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किया था इसमें पार्टिकल अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है. कौन चेंज करा रहा है. यही चेंज करा रहा है एक्सलेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है. वो तो डायरेक्शन चेंज कराता है. अरे हाँ की ना. और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट बोला क्या मैंने. नहीं. एक्सलेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो तो डायरेक्शन को चेंज कराता है. और एक्सलेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है या तो उसी डायरेक्शन में या अपोजिट वो स्पीड को कम करता है. और आपको पता है यहाँ पे ऊपर जाते हुए स्पीड कम होते जाती है. तो ये कंपोनेंट स्पीड कम कर रहा है और ये कंपोनेंट इसको घुमाने का काम कर रहा है. खैर हमें तो आरओसी निकालनी है तो थीटा निकाल लो. ये थीटा. ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया. थीटा. तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया. ये आपका बेसिकली ये परपेंडिकुलर हो गया. आपने मस्त आरओसी का फॉर्मूला लगा दिया. वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर. वी स्क्वायर की जगह क्या रखा है यू. स्पीड में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी. जो है वही लेनी है. अपॉन जी कॉस थीटा. ये आरओसी आ गया एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. बस इतना लिख लो. अब टॉप पॉइंट पे निकालो. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड का आंसर बताइए. यू कॉस थीटा बाय. यार फॉर्मूला तो देख ले यार. स्क्वायर नहीं दिख रहा. यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय. कैसे करा. तो दूसरा मैं करता हूँ तीसरा आपको होमवर्क देता हूँ. ठीक है. तो यह हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे आती याद है सभी को. यहाँ पे मैं अगर सर्कल बनाऊंगा सेंटर नीचे ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही तो है एक्सेलरेशन यहाँ पे. अरे यहाँ पे एक एक जी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे क्या.
नहीं करना। क्यों? वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, जी है वर्टिकल 90 डिग्री। तो सिंपल आपका आरओसी कितना आ गया, यू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, सिंपल। अरे हाँ की ना। और किसी टाइम टी पर निकालना। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक। चलिए तो फिर अब थर्ड पार्ट करते हैं अगली क्लास में। होमवर्क करके आना सभी, है ना?